हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? आज हम लोगों को एनीमिया के बारे में पढ़ना है। लेकिन पहले हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था और थोड़ा सा उसमें कुछ बाकी रह गया था। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये किडनी डिसीज़ के बारे में पढ़ा। किडनी क्या होती है, किडनी का आकार कैसा होता है। किडनी का आकार जो होता है वह कैसा होता है, सेम के बीज की तरह होता है। कैसा होता है? सेम के बीज की तरह होता है। और हमने क्या पढ़ा था किडनी के बारे में, किडनी क्या करता है, किडनी के कार्य क्या होते हैं। वह हमारे पीएच, जो हमारे शरीर के पीएच मान होते हैं, चाहे वो रक्त के हों, चाहे वो हमारे यूरिन के हो, इन सबको क्या करता है, वह पीएच मान को नियंत्रित करता है। और क्या करता है, वह जल को नियंत्रित करता है। वह किडनी जो है वह फिल्टर करने का काम करता है। और क्या करता है कि जो शरीर के आवश्यक पदार्थ होते हैं, जो शरीर के आवश्यक तत्व होते हैं, उनको वह शरीर में रखता है। और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो भी खराब पदार्थ होते हैं, उनको वह क्या करता है, यूरिन के थ्रू बाहर कर देता है। तो किडनी के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, किडनी की डिसीज के बारे में दो प्रकार की, एक हम लोगों ने क्रॉनिक पढ़ा था और दूसरा क्या पढ़ा था, एक्यूट रीनल फेल्यूर। दूसरा क्या पढ़ा था, क्रॉनिक रीनल फेल्यूर के बारे में पढ़ा था। तो ये हम लोगों ने दो तरीके की किडनी के प्रकार पढ़े थे। और हम लोगों ने किडनी के ट्रांसप्लांट के बारे में भी बात की थी। किडनी के ट्रांसप्लांट क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति का अगर जैसे, और मतलब ये जानिए कि अगर किसी व्यक्ति की किडनी एक खराब हो गई है तो भी क्या वो व्यक्ति एक किडनी पर वो क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अगर दोनों किडनियाँ खराब हो गई हैं तो वो व्यक्ति सर्वाइव नहीं कर सकता है। और हम लोगों ने ये मतलब जाना था कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में होता है। लेकिन अगर जैसे, और अगर मान लीजिए दोनों किडनियाँ खराब हो गई हैं और व्यक्ति को क्या करवाना है, किडनी का ट्रांसप्लांट करवाना है, तो वो व्यक्ति कैसे कराएगा? तो इसके लिए क्या किया जाता है, जिस व्यक्ति को किडनी का ट्रांसप्लांट करवाना है तो वो उसका क्या है, पहले उसकी इम्यूनिटी पावर क्या होती है, बहुत कमज़ोर कर दी जाती है। उसकी जो शारीरिक क्षमताएं होती हैं वह बहुत कमज़ोर कर दी जाती हैं। उसके बाद उसकी जब उसको इम्यूनिटी पावर को कमज़ोर कर दी जाएगी, इम्यूनिटी को कमज़ोर कर दी जाएगी, उसके बाद वह क्या कि वह उसका ट्रांसप्लांट उसके बाद होगा। वरना क्या वो बाहरी, मतलब वो व्यक्ति जो है, उसका शरीर जो होता है, व्यक्ति का शरीर, वह बाहरी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। जैसे कि हमने इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी कि जैसे कि अगर आप ही के पास आप हैं और आपको कोई अगर मार रहा है ना, अगर कोई आपको मार रहा है तो आप तब तक उससे लड़ेंगे जब तक आप, मतलब अगर आपको कोई कुछ, मतलब कोई आपके साथ आपको मार रहा है और आप तब तक उससे लड़ेंगे जब तक आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहेगी, आपके पास ताकत रहेगी, तब तक आप एकदम तैयार रहेंगे, नहीं मुझे लड़ना है, मुझे डट के एकदम आप खड़े रहेंगे कि नहीं मैं उसको मारूंगा। तो तब तक आप बाहरी चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। लेकिन जब आपकी इम्यूनिटी, जब आपकी शारीरिक क्षमता जो है वो कमज़ोर हो जाएगी, तब आप क्या करेंगे, जब आपकी शारीरिक क्षमता कमज़ोर हो जाएगी तो वो सामने वाला व्यक्ति जो है वो आप पर हावी हो सकता है। सेम चीज़ें यहाँ पर भी है कि क्योंकि जब उसकी इम्यूनिटी जो है वो ज़्यादा होगी तो वो बाहरी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन जब उसकी इम्यूनिटी पावर जो है वह वीक हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, तो वह बाहरी चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकता है। तो इतना हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम आज एक चीज़ देखते हैं कि GFR क्या होता है, जिसको क्या बोलते हैं कि ग्लैमरस फिल्टर रेट। क्या बोलते हैं? GFR। ये देखिए किडनी के बारे में ही है। इसको क्या बोलते हैं? ग्लैमरस फिल्टर, इसको ग्लैमरस फिल्टर रेट बोलते हैं। किसको? GFR को ग्लैमरस फिल्टर रेट बोलते हैं। को जानने के लिए क्या करते हैं, इसको जानने के लिए रेट को क्या करते हैं, इसको जानने के लिए ग्लैमरस फिल्टर रेट को जानने के लिए ब्लड की जांच की जाती है। यानी GFR को जानने के लिए क्या किया जाएगा, पहले ब्लड की जांच की जाएगी। तो ग्लैमरस फिल्टर रेट को जानने के लिए किसकी? ब्लड की जांच की जाती है। तो ग्लैमरस फिल्टर रेट को जानने के लिए किसकी जांच की जाती है? ब्लड की जांच की जाती है। अगर किडनी फेल्यूर हो रही है, अगर क्या है कि किडनी जो है वो फेल्यूर हो रही है, अगर
किडनी हो रही है तो क्या है, तो 15 ml पर मिनट हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। इसमें किडनी खराब हो गई है। तो जब इतना हो जाएगा तो ये समझेंगे कि किडनी जो है वह खराब हो गई है। और अगर ये इतना रहेगा तो ये समझेंगे कि किडनी जो है वह खराब हो गई है। और क्या, पूरी तरह, मतलब 15 ml यहाँ पर लिखते हैं, 15 ml पर मिनट का मतलब है किडनी पूरी तरह खराब हो गई है, खराब हो गई है। 60 ml पर मिनट है तो यानी ये क्या होगा कि यानी नॉर्मल है, नॉर्मल है। 60 से कितना, 120 के बीच में है। तो देखिए इसका फिगर बना हुआ है, ये यहाँ पर देखिए फिगर बना हुआ है। फिगर में ये लिखा इधर अगर इस तरीके से है उधर की तरफ, तो क्या है कि किडनी जो है वह खराब हो गई है। और अगर जो ये देखिए 15 से 15 ml पर मिनट है तो यानी किडनी खराब हो गई है। अगर 60 है, 60 से 120 है तो कितना होगा कि 60 से क्या है कि 60 से कम है तो क्या होगा, इसका अर्थ यानी खतरा है, खतरा है। जो किडनी जो है वह खराब होना शुरू हो रही है। तो ये क्या है, GFR। इसको जांचने के लिए क्या करेंगे, ग्लैमरस फिल्टर रेट को जांचने के लिए क्या होता है, इसको जांचने के लिए ब्लड की जांच की जाती है। और आगे देखते हैं, ये इतना हो गया। और आगे देखते हैं कि एक क्वेश्चन है कि एक वयस्क मनुष्य में प्रति मिनट कोशिका गुच्छीय निस्पंदन कितना होता है। इस एक वयस्क मनुष्य में प्रति मिनट कोशिका गुच्छीय निस्पंदन कितना होता है, कितना होता है कि 125 ml। एक वयस्क मनुष्य में कोशिका प्रति मिनट कोशिका गुच्छीय निस्पंदन की दर कितनी होती है, 125 ml। फिर से सुनिए, एक वयस्क मनुष्य में कितना कि प्रति मिनट कोशिका गुच्छीय निस्पंदन की दर 125 ml प्रति मिनट होती है। तो इसका देखिए कि यहाँ पर लिखते हैं कि मूत्र निर्माण का पहला कदम रक्त का निस्पंदन है। मतलब मूत्र निर्माण का पहला कदम क्या होता है, मूत्र निर्माण का, यहाँ पर आप नोट करके लिख लीजिए कि मूत्र निर्माण का पहला कदम क्या होता है, कदम रक्त का निस्पंदन होता है। तो मूत्र निर्माण का पहला कदम क्या होता है कि रक्त का निस्पंदन होता है, जो ग्लैमरस द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, जो ग्लैमरस द्वारा किया जाता है। इसे क्या बोलते हैं, इसको ग्लैमरस निस्पंदन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसे ग्लैमरस निस्पंदन कहते हैं। तो मूत्र निर्माण का पहला कदम क्या होता है, रक्त का निस्पंदन होता है, जो ग्लैमरस द्वारा किया जाता है। और इसे क्या बोलते हैं, ग्लैमरस निस्पंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे ग्लैमरस निस्पंदन कहते हैं। प्रति मिनट किडनी द्वारा औसतन कितना, प्रति मिनट किडनी द्वारा औसतन, प्रति मिनट किडनी द्वारा औसतन कितना, 1100 से 1200 मिलीलीटर क्या करता है कि मिलीलीटर रक्त फिल्टर किया जाता है। रक्त क्या, मिलीलीटर रक्त जो है वह फिल्टर किया जाता है,
फिल्टर किया जाता है। कितना? 1100 से 1200 मिलीलीटर रक्त फिल्टर किया जाता है प्रति मिनट किडनी द्वारा। किडनी क्या करता है? किडनी फिल्टर का काम करता है। प्रति मिनट कितना करता है कि 1100 से 1200 मिलीलीटर प्रति मिनट किडनी फिल्टर करता है। गुर्दे द्वारा प्रति मिनट बनने वाले निस्पंदन प्रति मिनट क्या है? बनने वाले निस्पंदन, गुर्दे द्वारा प्रति मिनट बनने वाले निस्पंदन की मात्रा को क्या बोलते हैं? की मात्रा को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? ग्लोमेरुलर। क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलर। और ग्लोमेरुलर क्या बोलते हैं? यहाँ पर लिखिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी GFR कहते हैं। क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं। गुर्दे द्वारा प्रति मिनट क्या है? बनने वाले निस्पंदन की मात्रा को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी GFR बोला जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में क्या है कि एक स्वस्थ व्यक्ति में GFR जो होता है यानी क्या? GFR क्या होता है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग कितना होगा? 125 मिलीलीटर प्रति मिनट यानी कितना? यानी 180 लीटर प्रतिदिन होता है। प्रतिदिन होता है। तो आपने देखा कि मूत्र निर्माण का पहला कदम, सबसे पहला क्या होता है? मूत्र निर्माण का पहला कदम क्या होता है कि इसमें मूत्र निर्माण का पहला कदम क्या होता है कि रक्त का निस्पंदन करना होता है, जो ग्लैमरस द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है कि मूत्र निर्माण का पहला कदम रक्त निस्पंदन करना, और ये किसके द्वारा किया जाता है? ग्लैमरस द्वारा किया जाता है। इसे ग्लैमरस निस्पंदन कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? ग्लैमरस निस्पंदन कहते हैं। प्रति मिनट कितना? प्रति मिनट किडनी द्वारा औसतन 1100 से 1200 मिलीलीटर रक्त वह प्रति मिनट कितना? 1100 से 1200 मिलीलीटर वह रक्त फिल्टर करती है। और क्या? गुर्दे द्वारा प्रति मिनट बनने वाले निस्पंदन की मात्रा को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं यानी GFR बोलते हैं। तो इतना हम लोगों ने देखा। अब क्या है यहाँ पर, ये जो है किडनी, ये इसका चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। अब आगे देखते हैं, यही इतना छूटा था इसमें। और अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या? एनीमिया के बारे में। एनीमिया के बारे में क्या पढ़ेंगे? ये एनीमिया जो होता है यह किसकी वजह से होता है? तो जब एनीमिया आ गया माइंड में, तो आपके माइंड में ये आता है कि अगर कोई इतना ही बोल दे कि वो व्यक्ति एनीमिया से ग्रसित है, तो तुरंत आपके माइंड में ये चीज़ें आएंगी कि एनीमिया से ग्रसित है यानी उसके शरीर में क्या है? हीमोग्लोबिन कम है, रक्त कम है, ब्लड उसके शरीर में कम है, तो ही व्यक्ति क्या है? एनीमिया से ग्रसित है। तो ये क्या एनीमिया मतलब? एनीमिया का मतलब यही होता है कि उसके अंदर क्या है? उसके अंदर कुछ पोषक तत्वों की कमी होगी, जिसकी वजह से क्या है? उसके अंदर खून की कमी है। तो इतना मतलब ये किससे जुड़ा हुआ है? ये जो है ये ब्लड से जुड़ा हुआ है। इतना चीज़ें सब लोग जानते होंगे। लेकिन क्या है कि विटामिन, कौन कौन से विटामिन इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, इसको देखते हैं। कौन कौन से जिम्मेदार होते हैं? विटामिन B6 और कौन से? B12 और कौन से? आयरन और क्या होता है? B9। ये सब क्या होते हैं?
ये क्या होते हैं कि इन सब की कमी से एनीमिया होता है। इन सभी तत्व की कमी से एनीमिया होता है। कौन कौन से इसके लिए जिम्मेदार हैं? B6 है, B12 है, आयरन है, B9 है। इन सभी तत्वों की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। तो विटामिन क्या होते हैं कि एनीमिया के लिए जिम्मेदार ये सभी सारे तत्व होते हैं। और आगे इसमें नोट करिए कि अगर हमारे शरीर में क्या होता है, अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी होती है तो क्या होते हैं? देखिए, दो लोग मतलब दो बेस्ट फ्रेंड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विटामिन सी और आयरन। कौन कौन से बेस्ट फ्रेंड होते हैं? विटामिन सी और आयरन। अगर हमारे शरीर में क्या होगा? आयरन की कमी होगी तो विटामिन सी की कमी अपने आप हो जाएगी, तो विटामिन सी भी कम होगा। और अगर विटामिन सी कमी होगी तो आयरन का अवशोषण नहीं होगा। तो दोनों का होना हमारे शरीर में एक संतुलित मात्रा में होना जरूरी होता है। तो हमारे शरीर में क्या आयरन की कमी है तो क्या है? विटामिन सी की भी कमी हो जाती है। कमी हो जाती है। और क्या होते हैं कि ये अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी है तो विटामिन सी की भी कमी हो जाती है। और हमने पढ़ा होगा कि एनीमिया के जो होते हैं वो कई सारे प्रकार होते हैं ना। एनीमिया के तो कई सारे प्रकार होते हैं, जिसमें हम लोगों ने B6 के बारे में पढ़ा। इसकी वजह से कौन से एनीमिया होती हैं, यहाँ से कौन एनीमिया होती है, यहाँ से कौन, आयरन से या नहीं, ये नहीं है, यहाँ से कौन से एनीमिया होते हैं। तो ये इन सब की वजह से कौन कौन से एनीमिया होते हैं इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। अभी आगे हम लोग और इसके बारे में जानेंगे। तो अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी होगी तो किस तत्व की और कमी हो जाएगी? विटामिन सी की कमी हो जाती है। और क्या होगा कि आयरन की डिफिशियंसी से क्या होगा? डिफिशियंसी मतलब सबसे ज़्यादा एनीमिया के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार होता है? आयरन। तो आयरन की डिफिशियंसी से एनीमिया सबसे ज़्यादा होता है। एनीमिया रोग जो होता है, एनीमिया रोग सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो हमने ये जाना कि आयरन की डिफिशियंसी से क्या होगा? एनीमिया रोग होगा। अब जब भी एनीमिया की बात आती है तो हमारा माइंड जो होता है वह हीमोग्लोबिन की तरफ जाता है। और एनीमिया, देखिए एनीमिया के बारे में देखते हैं क्या कि जब किसी व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, तो क्या होगा? अगर किसी व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है या आरबीसी की मात्रा कम रहती है तो ऐसी कंडीशन को तो क्या कहेंगे? एनीमिया बोलेंगे। तो यहाँ पर इसको लिखिए कि अगर या जब लिखिए, जब किसी व्यक्ति के शरीर में क्या होगा कि जब किसी व्यक्ति के शरीर में क्या होगा? हीमोग्लोबिन किसकी मात्रा? हीमोग्लोबिन की मात्रा कम, जब किसी व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है? कम हो जाती है या फिर कम हो जाती है या फिर आरबीसीज, किसका? आरबीसीज में असमानता देखने को, आरबीसीज में असमानता देखने को मिलती है।
मिलती है तो उस कंडीशन को, उस स्थिति को क्या कहेंगे? एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया बोलते हैं, ठीक। और इसमें या तो आरबीसी का आकार बड़ा होगा या आरबीसी का आकार क्या होगा? छोटा होगा, या आरबीसी का आकार जो है वह हंसिए की तरह हो जाता है। तो अगर आप लोगों ने पहले का जो विटामिन बी वगैरह, B6, B9, B12, आयरन, ये सब पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों का माइंड जा रहा होगा, भले ही आप लोगों को याद ना हो, लेकिन इतना तो समझ में आता होगा। एनीमिया के कंडीशन में क्या होगा? आरबीसी का आकार या तो बड़ा हो जाएगा या तो छोटा हो जाएगा या तो हंसिए के आकार का हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा? इसमें या तो आरबीसी का आकार बड़ा हो जाएगा या आरबीसी का आकार छोटा या हंसिए के आकार का हो जाएगा। हंसिए के आकार का हो जाएगा। तो हम मतलब अगर ये जाने, अभी तक हम लोगों ने क्या समझा कि एनीमिया जो है यह किसकी वजह से होता है? जब हमारे शरीर में किसकी कमी होती है? हीमोग्लोबिन की, या रक्त की मात्रा जो होती है वह कम होती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। और इस कंडीशन में क्या होता है? या तो आरबीसी का आकार छोटा या बड़ा या हंसिए की तरह हो जाएगा। हर एनीमिया में क्या होते हैं? हर एनीमिया में आरबीसी जो होते हैं वो अलग अलग तरह से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर नोट करिए कि हर एनीमिया में अलग अलग आरबीसी से संबंधित दिक्कतें आती हैं, तो ये चीज़ें हो गई कि हर एनीमिया में अलग अलग आरबीसी से संबंधित दिक्कतें आती हैं। तो इतना हम लोगों ने ये क्या पढ़ा? आरबीसी के, ये एनीमिया के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं कि एनीमिया के कारण क्या क्या होते हैं। एनीमिया के क्या क्या कारण होते हैं? इसके कारण क्या होते हैं? हुकवर्म। क्या होते हैं? कारण। ये हुकवर्म क्या होता है? हुकवर्म क्या होता है कि यह जो होता है यह एक प्रकार का कीड़ा होता है। क्या होता है? हुकवर्म जो होता है वह एक प्रकार का कीड़ा होता है और वह कहाँ पाया जाता है? मिट्टी में पाया जाता है। जो बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, मतलब खेलते तो सब बच्चे हैं, लेकिन जो बच्चे मिट्टी खाते हैं उनमें क्या होता है? उनको ये ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि वह जब मिट्टी को खा लेते हैं तो ये मिट्टी में पाया जाने वाला कीड़ा है, और जब वो उसको खा लेते हैं तो ये क्या करते हैं? जो ये कीड़ा होता है ये क्या करते हैं? आरबीसी को नष्ट कर देते हैं। आरबीसीज को क्या करते हैं? ये नष्ट कर देते हैं। तो इतना हम लोग जानते हैं कि हुकवर्म क्या है? ये एक प्रकार का कीड़ा है। यह क्या है? यह मिट्टी में पाया जाने वाला कीड़ा है। तो हुकवर्म क्या है? मिट्टी में पाया जाने वाला कीड़ा होता है, और यह जो होती है यह दिक्कत मिट्टी खाने वाले बच्चों को होती है। यह परेशानी मिट्टी खाने वाले बच्चों को होती है। ये क्या करती हैं? ये आरबीसीज को परिपक्व होने से पहले क्या कर देती हैं? नष्ट कर देती हैं या खा जाती हैं। यह आरबीसीज को
किसके, यह आरबीसीज को परिपक्व होने से पहले नष्ट कर देती हैं। क्या करती हैं कि उसको आरबीसीज को परिपक्व होने से पहले नष्ट कर देती हैं। हुकवर्म जो होती है बच्चे को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। हुकवर्म बच्चे को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। अब ये बताइए कि ऐसा क्यों है कि हुकवर्म जो होता है वह बच्चे को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनकी इम्यूनिटी उस समय बहुत वीक होती है, तो इसीलिए क्या है कि बच्चे को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं और किसको, और एडल्ट में ये ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। तो हुकवर्म में क्या है, यह मिट्टी में पाया जाने वाला कीड़ा है और यह बच्चों में ये दिक्कतें आती हैं। क्यों आती हैं? जो बच्चे इसमें मिट्टी खाते हैं उनमें ये दिक्कतें आती हैं। ये क्या करती हैं, आरबीसी को परिपक्व होने से पहले इसको खा जाती हैं। अगर एक चीज़ पूछें तो ये बताइए कि आरबीसीज का निर्माण कहाँ होता है। आरबीसीज का निर्माण हमारे अस्थिमज्जा या बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है? अस्थिमज्जा या बोन मैरो में किसका निर्माण होता है? आरबीसीज का निर्माण होता है। तो इतना हम लोगों ने जाना कि ये पहला कारण क्या है, हुकवर्म का। अब दूसरे कारण के बारे में जानते हैं, ये क्या होता है, रक्त की हानि। क्या? रक्त की हानि। अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि रक्त की हानि में कि क्या होता है कि जैसे अगर आपके शरीर में या तो किसी व्यक्ति को रक्तयुक्त डायरिया हो गया है, या कोई ऑपरेशन हुआ है, या जैसे ऑपरेशन हुआ है, सिजेरियन वगैरह हुई है, या प्रसव की स्थिति में ज़्यादा ब्लड बह गया है, या क्या हुआ है कि एक्सीडेंट हुआ है, कोई व्यक्ति जल गया है, तो ऐसी कंडीशन में अगर रक्त ज़्यादा नुकसान हो गया है तो भी एनीमिया की दिक्कतें आती हैं। तो ये पॉइंट भी आप नोट करिए, क्या क्या होती हैं कि रक्त युक्त डायरिया, और क्या होता है कि दुर्घटना, और क्या, प्रसव की स्थिति में ज़्यादा ब्लड बह जाने से और क्या होता है कि ऑपरेशन, और क्या हो सकता है, जल जाने, और क्या कारण हो सकता है, ऑपरेशन, जल जाने, और क्या हो सकता है कि इंटरनल हेमरेज। इन सब की स्थिति में अगर रक्त की हानि ज़्यादा हुई है तो एनीमिया की कंडीशन बनती है। आगे देखते हैं कि आवश्यकता में वृद्धि। हर व्यक्ति के पोषक तत्व की आवश्यकता अलग अलग होती है। आवश्यकता जो होती है, हर व्यक्ति की पोषक तत्व की आवश्यकता अलग होती है। जिसे आप प्रेगनेंसी टाइम में आप देखेंगे तो उस टाइम क्या है कि आयरन की ज़रूरत ज़्यादा होती है, क्योंकि अपने साथ जो होता है बच्चों का भी तो जो बच्चा पेट में पल रहा है उसका भी ध्यान देना होता है। तो जो बच्चा जिसका विकास हो रहा है उसका भी ध्यान देना होता है, जिसकी ऐसी कंडीशन में क्या होती है कि सारे पोषक तत्व की आयरन हो गई और भी चीज़ें हो गई, प्रोटीन वगैरह, मतलब इन सब क्या होती है कि मात्रा जो होती है वो बढ़ा के मतलब होती है। और कौन सी स्थिति में, प्रेगनेंसी टाइम में, और किस टाइम में, धात्री अवस्था में। उस टाइम में देखिए पोषक तत्व की आवश्यकता जो होती है वह ज़्यादा होती है। आप अक्सर देखते होंगे कि फॉलिक एसिड की गोली और आयरन की इन सब की दिक्कतें आती हैं। ऐसी कंडीशन में क्या है कि प्रेगनेंसी टाइम में ये सब गोलियां दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसकी आवश्यकता उस टाइम ज़्यादा है। तो अगर जिस टाइम आपको आवश्यकता ज़्यादा है और आप उस टाइम उतनी आप आहार में नहीं ले रहे हैं, उतनी मात्रा में आपके अंदर वो जो पोषक तत्व हैं उतनी मात्रा में वो पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो भी क्या है, एनीमिया की दिक्कत आती है। तो यहाँ पर नोट करिए कि कौन सी तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट है कि हर व्यक्ति के पोषक तत्व की आवश्यकता, हर व्यक्ति
के पोषक तत्व की आवश्यकता जो होती है अलग अलग, तो हर व्यक्ति की पोषक तत्व की आवश्यकता जो होती है वह क्या होती है, अलग अलग होती है, या पोषक तत्व की डिमांड जो होती है वह अलग अलग होती है। जैसे क्या होती है, किस कंडीशन में, गर्भवती महिला को गर्भवती महिला को किसकी डिमांड ज़्यादा होती है, जैसे कि गर्भवती महिला को किसकी, आयरन की डिमांड ज़्यादा होती है, आयरन डिमांड ज़्यादा होती है। और कैसी कंडीशन में, प्रेगनेंसी टाइम में किसकी, आयरन की डिमांड ज़्यादा होती है, और धात्री अवस्था में भी, कब, धात्री अवस्था में भी आयरन की डिमांड ज़्यादा होगी, आयरन की डिमांड क्या होगी, तब भी ज़्यादा होती है। और क्या होता है, और कब होता है कि अगर ये व्यक्ति ना, यहाँ पर धात्री अवस्था में भी और वृद्धि की अवस्था में भी आयरन की मतलब इन सब चीज़ों में आयरन की डिमांड जो होती है वह ज़्यादा होती है। अगर ये व्यक्ति क्या होते हैं कि अगर ये व्यक्ति अपने मतलब जितना इनको चाहिए होता है उतना ये पोषक तत्व न ग्रहण करें तो क्या होता है, कैसी कंडीशन आती है, तो भी एनीमिया की दिक्कतें आ जाती हैं। अब ये चौथा पॉइंट देखते हैं, चौथे पॉइंट में क्या है, ये तीसरा हो गया, चौथे पॉइंट में क्या है, ऑक्जेलिक एसिड, और क्या है दूसरा, ऑक्जेलिक एसिड और फाइटिक एसिड, और क्या है, फाइटिक एसिड, ये क्या है, ये दोनों ऐसे तत्व हैं जो हमारे आहार में रहते हैं। ये ना तो कैल्शियम ना ही आयरन का अवशोषण होने देते हैं। किसका, ये दोनों ऐसे तत्व हैं जो हमारे आहार में रहते हैं। हम अगर चाहें तो इनको ये नहीं कर सकते कि हम इनको बिल्कुल भी हमारे शरीर में नहीं जाएंगे, नहीं, ये आपके शरीर में जाएंगे, और ये लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में जाएंगे तो ये क्या होंगे, ये क्या करते हैं कि कैल्शियम और किसका, ये दोनों किसका अवशोषण बाधित करते हैं, ये आयरन और कैल्शियम का अवशोषण नहीं होने देते हैं। तो ये क्या होते हैं कि ये ऐसे तत्व हैं जो हमारे आहार में रहते हैं। ये ऐसे तत्व हैं जो हमारे आहार में रहते हैं। ये ना तो कैल्शियम और ना ही किसका, ना तो कैल्शियम ना ही आयरन का अवशोषण होने देते हैं। किसका, ना तो कैल्शियम का और ना ही आयरन का अवशोषण होने देते हैं। दोनों क्या करते हैं, दोनों ही हमारे खाने के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचते हैं। दोनों ही किसके द्वारा, हमारे खाने के द्वारा कहाँ, हमारे शरीर में पहुँचते हैं। अगर ये शरीर में ज़्यादा मात्रा में होंगे, शरीर में ज़्यादा मात्रा में होंगे या ज़्यादा मात्रा में हो तो जिन चीज़ों से आरबीसी बनता है होंगे तो
क्या करेंगे कि जिन जिन चीज़ों से आरबीसी बनता है, B6, B9, B और किससे, B12 और किससे, और आयरन से, इन सब का अवशोषण बाधित करते हैं। तो जिन चीज़ों से क्या बनता है, आरबीसी का निर्माण होता है, आरबीसी बनता है, जैसे B6, B9, B12, आयरन, इन सब का करते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनके अवशोषण में बाधा उत्पन्न करते हैं, या इनका अवशोषण बाधित करते हैं, इनका अवशोषण बाधित करते हैं। तो इन सबसे ये चीज़ समझ में आया कि मतलब ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हम मतलब हानिकारक हैं। कौन कौन, ऑक्जेलिक एसिड और फैटिक एसिड। ये दोनों क्या करते हैं, ऑक्जेलिक एसिड और फैटिक एसिड क्या करते हैं, हमारे शरीर में जाएंगे, हमारे खाने के थ्रू, हमारे भोज्य पदार्थ के थ्रू हमारे शरीर में जाते हैं, और किसका, आयरन के अवशोषण में बाधा पहुंचाते हैं। यानी और क्या कि जिससे हमारे आरबीसी का निर्माण होता है, ये उन सबके अवशोषण में बाधा पहुँचाते हैं। अब देखते हैं और क्या देखते हैं कि जो चाय है, 5वें नंबर पर देखेंगे, चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सब भी क्या करते हैं, चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट जो भी खनिज तत्वों के अवशोषण में बाधा पहुंचाती हैं। क्या, चाय 5वें नंबर पे, कॉफ़ी, चॉकलेट और क्या, कोको लिख लीजिए। ये सब क्या करते हैं, ये सब खनिज तत्व के अवशोषण में बाधा पहुंचाते हैं। तत्व के अवशोषण में बाधा पहुंचाते हैं। तो कौन कौन से, चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट, कोको, ये सब क्या करते हैं, ये सब खनिज तत्व के अवशोषण में बाधा पहुंचाते हैं। लेकिन उसके बाद भी देखिए, सब लोग, आजकल का फैशन है, कोई किसी के यहाँ जा रहा है तो पहले पानी और चाय, दूसरे नंबर पे चाय ही जाती है। कोई फ्रूट लेके नहीं जाएगा, और ना खाने वाले फ्रूट खाएंगे। जानते हैं कि ये चीज़ें नुकसानदेह है, लेकिन उसके बाद भी वो खातिरदारी में क्या करते हैं, चाय पिलाएंगे, कॉफ़ी पिलाएंगे। और बच्चों को देखिए, चॉकलेट, मतलब हर चीज़ें जितनी कम मात्रा में हो सके इन सब चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये हमारे शरीर में खनिज तत्व के अवशोषण में बाधा पहुंचाते हैं, यानी मिनरल्स के अवशोषण में ये बाधा पहुंचाते हैं। तो 5वां ये पॉइंट हो गया। अब 6ठा पॉइंट नोट करते हैं कि क्या होता है कि जो लोग गर्म प्रदेश में रहते हैं उनके शरीर में पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो लोग गर्म प्रदेश में रहते हैं, गर्म प्रदेश में रहते हैं, उनके शरीर से पसीना क्या है, पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है, बहुत ज़्यादा निकलता है। जो लोग गर्म प्रदेश में रहते हैं उनके शरीर से पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है, और पसीने के साथ ही साथ क्या निकल जाता है, फेरस निकल जाता है। क्या वो निकल जाता है, पसीने के साथ क्या, फेरस निकल जाता है। और क्या, फेरस जो है वह आयरन का एक्टिव रूप होता है। अगर ये इतना ही लिख दिया जाए कि जो लोग गर्म प्रदेश में रहते हैं उनके शरीर से पसीना निकलता है, तो आप सोचेंगे कि पसीना निकलता है तो शरीर से पानी निकल रहा है एक तरीके से ना, तो पसीना निकलता है। अब इसका ब्लड से क्या मतलब है, लेकिन उस पसीने के साथ क्या निकल रहा है, फेरस। और फेरस क्या है, फेरस आयरन का जो है वह एक्टिव रूप है। तो ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए कि फेरस जो है, फेरस क्या है कि आयरन
आयरन का क्या है कि आयरन का एक्टिव रूप है। फेरस आयरन का एक्टिव रूप है, अर्थात आयरन निकल जाता है। जब ये मतलब आयरन निकल रहा है ना, फेरस निकल रहा है मतलब आयरन निकल रहा है, और जब आयरन निकलेगा तो जाहिर सी बात है कि जब आयरन भी निकल जा रहा है तो जब आयरन की कमी हो जाएगी, और जब आयरन की कमी होगी तो इससे क्या होगा कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होगी या आरबीसी की कमी में आरबीसी के निर्माण में बाधा पहुंचेगी। तो क्या होगा कि जो आयरन का एक्टिव रूप है और अर्थात आयरन निकल जाता है, तब जो गर्म प्रदेश में रहने वालों को पसीना ज़्यादा आता है और उनके साथ क्या होते हैं, फेरस निकल जाता है पसीने के साथ और आयरन निकल जाता है। आयरन क्या है कि आयरन की, तो इससे क्या होगा कि जब आयरन निकल जाता है तो आयरन की कमी हो जाएगी, हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाएगी, जिससे एनीमिया देखने को मिलेगा। आयरन एक्टिव रूप है जिससे आयरन निकल जाएगा। आयरन निकल जाएगा, क्या होगा कि जिससे आयरन की कमी हो जाएगी, आयरन की कमी हो जाएगी। और क्या होगा कि एनीमिया देखने को मिलेगा। और क्या होगा कि गर्म प्रदेश में एक कंडीशन ये बन सकती है, और गर्म प्रदेश में एक कंडीशन और क्या बनती है, जो लोग क्या करते हैं कि बहुत मेहनत का काम करते हैं, जो लोग बहुत मेहनत का काम करते हैं उनके शरीर से भी बहुत ज़्यादा पसीना निकलेगा, और जब पसीना निकलेगा तो भी ये दिक्कतें आएंगी ना। तो क्या है कि गर्म प्रदेश में रहने वालों के साथ होगा, लेकिन जो क्या करते हैं गर्म प्रदेश में रहने वालों में जो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं उनके शरीर से भी ज़्यादा पसीना निकलता है, और पसीने के साथ फेरस निकलेगा। फेरस क्या है, आयरन का एक्टिव रूप है, जिससे क्या होगा, आयरन निकल जाएगा, आयरन की डिफिशियंसी हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, मान लीजिए 6 पॉइंट कंप्लीट होता है। अब ये 7 में देखेंगे, हीमोग्लोबिन में क्या होगा कि आयरन, हीम का मतलब क्या हो गया, आयरन हो गया ना। और इसको हमने पढ़ाया होगा कि हीम मतलब आयरन, ग्लोबिन मतलब क्या हो गया, ग्लोबिन मतलब हो गया प्रोटीन। ग्लोबिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। हीम क्या है, आयरन है। ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। यानी हीमोग्लोबिन के लिए दोनों की मात्रा आवश्यक है, दोनों का होना जरूरी है। कौन कौन सा, आयरन की और प्रोटीन की। तो इसके निर्माण में दोनों की आवश्यकता होती है, और ये क्या होते हैं कि ये संयुक्त प्रोटीन कहलाते हैं। इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा है संयुक्त प्रोटीन क्या होता है, जो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, दो पोषक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। एक हीम है, हीम क्या है, आयरन है, और ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है ना। तो ये चीज़ें क्या हैं, ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है, हीम क्या है, आयरन है। एक मैक्रो है, दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो दोनों के निर्माण से क्या बना, हीमोग्लोबिन बना। तो दोनों के निर्माण के लिए दोनों के निर्माण के लिए क्या जरूरी है, हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। डाइट में अगर आयरन नहीं होते हैं, और नोट करिए कि अगर हमारे आहार में आयरन नहीं होगा, आहार में आयरन की कमी होने से एनीमिया होगा ना। और किसकी वजह से, आहार में आयरन की कमी होने से एनीमिया होगा। और क्या होगा, क्या कम होगा जिसकी वजह से होगा। देखिए 2 फ्रेंड थे ना, तो विटामिन सी अगर नहीं होगा तो क्या आयरन का अवशोषण होगा, नहीं। तो अगर हमारे डाइट में किसकी, विटामिन सी की मात्रा, डाइट में विटामिन सी की मात्रा
की कमी होने से भी क्या हो जाएगा, एनीमिया होगा, एनीमिया। तो इतना तो हम लोगों ने मतलब आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, लेकिन हम इसको बार बार समझा रहे हैं कि कौन कौन, आयरन और क्या, विटामिन सी, ये दोनों आपस में इन लोगों का बहुत घनिष्ठ दोस्ती है। अगर एक नहीं होगा तो दूसरा कहेगा कि इसका अवशोषण नहीं होगा, इसके अवशोषण में बाधा पहुंचेगी, ये नहीं होगा तो इसके अवशोषण में बाधा पहुंचेगी। तो ये दोनों क्या है कि घनिष्ठ मित्र हैं। तो क्या होगा कि मतलब हमारे आहार में इसकी भी मात्रा होनी जरूरी है और किसकी, विटामिन सी की भी मात्रा होनी जरूरी है। और आगे देखते हैं, ये 7 पॉइंट होगा, मासिक धर्म के मतलब मासिक धर्म जो इसका स्राव होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि एनीमिया देखने को मिलता है। मासिक धर्म स्राव से एनीमिया होता है। ये 8वां पॉइंट हो गया। अब 9वें पे देखते हैं कि यदि आपके शरीर में प्रोटीन की, किसकी, यदि आपके शरीर में प्रोटीन, अगर सोचिए कि अगर शरीर में प्रोटीन की कमी हो रही है तो भी किसका, तो भी हीमोग्लोबिन की कमी होगी। कैसे, हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बना है, हीम मतलब आयरन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, तो इसके लिए दोनों का होना जरूरी है। अगर प्रोटीन की भी कमी है तो भी क्या होगा, आरबीसी का निर्माण नहीं होगा। तो भी क्या होगा कि व्यक्ति, अगर प्रोटीन की कमी है तो भी व्यक्ति क्या होगा कि एनीमिया से ग्रसित हो जाएगा। यदि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन की कमी है किसकी, यदि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है, या और नोट कर लीजिए B6, B9 और क्या, B12 और क्या, आयरन, इन सब के न होने पर एनीमिया होने का खतरा है, अब आरबीसी का निर्माण कौन कौन करते हैं, B9 और B12 मिलकर आरबीसी का निर्माण करते हैं। कौन कौन, B9 और B12 मिलकर किसका निर्माण कर रहे होते हैं, आरबीसी का निर्माण करते हैं। तो ये सब क्या हो गए कि ये सब जितने भी हम लोगों ने पढ़े, क्या पढ़े, एनीमिया के कारण पढ़े। एनीमिया के हम लोगों ने कारण पढ़ा, क्या क्या पढ़ा कि रक्त की हानि, अगर हमारे शरीर में ब्लड की हानि हुई है और वो चाहे इसके पीछे का रीज़न चाहे जो भी हो, कि अगर आपको क्या है कि कौन सा रक्तयुक्त डायरिया हुआ है, या व्यक्ति जल गया है, और या तो किसी दुर्घटना में, एक्सीडेंट में, मतलब कोई अगर किसी दुर्घटना में एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से ब्लड बहुत ज़्यादा बह गया हो, या प्रसव की कंडीशन में बहुत ज़्यादा ब्लड बह गया हो, तो इन सब कंडीशन में अगर ब्लड ज़्यादा निकल जाता है तो भी किसकी कंडीशन आती है, या इंटरनल हैमरेज हुआ हो तो भी एनीमिया की कंडीशन आती है। हुकवर्म के बारे में हमने बताया कि हम लोगों ने समझा कि हुकवर्म क्या होता है। हुकवर्म में क्या होता है कि यह एक कीड़ा होता है, और यह कीड़ा कहाँ पाया जाता है, मिट्टी में। यह मिट्टी का कीड़ा होता है हुकवर्म, और यह बच्चों को प्रभावित करता है। बच्चों में आरबीसी के मैच्योर यानी परिपक्व होने से पहले वह क्या करता है, जो आरबीसी मैच्योर हो रहा है यानी परिपक्व हो रहा है, उसके परिपक्व होने से पहले ये क्या करता है, हुकवर्म का कीड़ा उसको खा जाता है, जिससे क्या होती है कि
एनीमिया रोग होता है। तो इतना हम लोगों ने ये सब देखा। और क्या हमने देखा कि गर्म प्रदेश में रहने वाले जो व्यक्ति ज़्यादा मेहनत करते हैं उनके शरीर में पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है। और या तो गर्म प्रदेश में जो भी व्यक्ति रहते हैं तो उनके शरीर से जब पसीना ज़्यादा निकलता है तो उससे क्या करता है, उससे पसीने के साथ क्या निकल जाता है, फेरस निकल जाता है। और जब फेरस निकल जाता है तो ये क्या करता है, फेरस के निकलने पर यह आयरन का एक्टिव रूप है। और जब ये आयरन, एक तरीके से आप समझिए कि फेरस निकला यानी आयरन निकल गया, और जब आयरन निकल गया तो एनीमिया की कंडीशन आ जाती है। और क्या हम लोगों ने देखा कि जब आवश्यकता में वृद्धि, जब हमारे शरीर में आवश्यकता ज़्यादा है, जैसे कि धात्री अवस्था में, प्रेगनेंसी टाइम में किसकी आयरन की आवश्यकता ज़्यादा है, और आप उस हिसाब से, जिस हिसाब से आपको नीड है उस टाइम, आपको मतलब मिनरल्स की या तो पौष्टिक तत्वों की जो भी चीज़ें हैं, आपके जो भी पौष्टिक तत्व हैं उस समय जितनी आपको जितनी मात्रा में आपको ज़रूरत है, आपको नीड है उसकी, और आप उस हिसाब से अपने आहार को नहीं ले रहे हैं, तो भी कैसी कंडीशन आती है, एनीमिया की दिक्कतें आती हैं। तो और क्या है कि मासिक धर्मस्राव में भी अगर ब्लड बहुत ज़्यादा निकल जा रहा है, मासिक धर्मस्राव से भी एनीमिया की दिक्कत आती है। और क्या होता है कि अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है या विटामिन सी की कमी है, प्रोटीन की कमी है क्योंकि आपका जो हीमोग्लोबिन का निर्माण है वो आयरन और ग्लोबिन यानी प्रोटीन दोनों के निर्माण से होता है। तो अगर इन दोनों में से किसी एक की कमी होगी तो भी हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होगा और एनीमिया की दिक्कतें आएंगी। और हमने क्या देखा कि क्या कौन कौन आपस में फ्रेंड हैं, विटामिन सी और कौन है, आयरन है। अगर विटामिन सी नहीं होगा या आयरन नहीं होगा तो भी एनीमिया की दिक्कतें आएंगी। और क्या हम लोगों ने देखा कि ऑक्जेलिक एसिड और फैटिक एसिड, ये दोनों क्या करते हैं, ये हमारे शरीर में भोजन के थ्रू जाते हैं और क्या करते हैं कि आयरन के अवशोषण कौन कौन, ऑक्जेलिक एसिड और क्या, फैटिक एसिड, ये दोनों हमारे भोजन के थ्रू हमारे शरीर में जाते हैं और ना ही ये कैल्शियम का अवशोषण होने देते हैं और ना किसका, आयरन का अवशोषण होने देते हैं। हमारे शरीर में ये जाएंगे जरूर, लेकिन अगर इनकी मात्रा ज़्यादा होगी तो इनका अवशोषण नहीं होने देंगे और जिससे क्या होगा, जिससे एनीमिया की दिक्कतें आएंगी। तो हम लोगों ने एनीमिया के बारे में देखिए काफ़ी चीज़ें पढ़ी ना। तो एनीमिया के कारण क्या है उसके बारे में हम लोगों ने देखा। आज हम लोग इतना ही देखते हैं, एनीमिया के बारे में थोड़ा सा और बचा हुआ है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसके लक्षण के बारे में देखेंगे और देखेंगे कि हम लोग क्या देखेंगे, उसके क्या लक्षण हैं और बच्चों में और मतलब आयरन की कितनी नीड होती है और उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए और किसमें, किशोर में कितनी होनी चाहिए, किशोरियों में कितनी होनी चाहिए, मतलब सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसकी देखेंगे। ठीक है, तो आज ये क्लास इतना ही होता है और नेक्स्ट डे आप लोगों की क्लास इसी के बारे में चलेगी।